नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू पांडे, डॉक्टर आर.एस. तोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल की तरफ से आप सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज का जो विषय है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक थोड़ा-सा कांसेप्ट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैं आपको देना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत नया नहीं है। हम बहुत सारी आपदाओं से आए दिन जूझते रहते हैं। विश्व में देखा जाए तो बहुत सा इन आपदाओं की वजह से हज़ारों, लाखों की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं और जिनकी वजह से लोगों को बहुत लंबे समय तक इसकी आपदा का असर देखने को मिलता है। आपदा प्रबंधन के इस चक्र के बारे में अगर हम बातचीत करें, तो 4 फेजेज़ में हम लोग बातचीत करते हैं। मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिकवरी एंड रिस्पॉन्स। जो शुरुआती दौर में अगर हम कहें, जो फर्स्ट हाफ है मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस जो आपदा से आने वाला फेज है उस पे हम बातचीत करते हैं। मिटिगेशन में तैयारियां किस तरीके से, हमारी किस लेवल की तैयारियां होनी चाहिए कि आपदा हमारे आने के बाद भी हम संभल जाएं, हमें कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। आपदा से होने वाले जो नुकसान है उनकी अगर हम पहले से ही चेकलिस्ट तैयार करके रख लें, किस तरह से हमारे जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं उनको अगर हम पहले से आइडेंटिफाई कर लें, तो हमें काफ़ी हद तक हमें जानकारियाँ मिल जाएँगी। हम जो हमारे कमज़ोर संरचनाएँ हैं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं कमज़ोर हैं, उनको अगर हम पहले से परिपक्व बना लें, तो काफ़ी हद तक मिटिगेटिव मेजर्स हमारे इस तरीके से हो सकते हैं, जिससे हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमने जोखिम को न्यूनीकरण करने के उपाय कर लिए। ये सब कहीं न कहीं हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में एक प्रिपेयर्डनेस भी हमारा आता है, जिसमें प्रिपेयर्डनेस के नाते हम बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, वयस्कों को, डिपार्टमेंटल एजेंसीज को, हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति को हर लेवल पे क्षमता विकास करने का प्रयास करते हैं और साथ में किस तरीके से आपदा के समय हमें क्या कार्यवाही करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब की प्लानिंग जो की जाती है वो प्रिपेयर्डनेस फेज में होती है। अभी आपदा आई नहीं है, लेकिन आपदा के आने के बाद हमें क्या-क्या असर होगा, किन-किन चीज़ों पे हमें फ़ोकस करना पड़ेगा, इन सबको हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें रहती हैं। इसी तरीके से रिस्पॉन्स फ़ेज़, जिस समय आपदा आ गई, आपदा आने के बाद तो रिस्पॉन्स हमें करना ही है। रिस्पॉन्स माने सर्च एंड रेस्क्यू होगा, डेब्रिस रिमूवल भी होगा, हमें फर्स्ट एड रिस्पॉन्स वर्क में भी लाना पड़ेगा। हमें लोगों को सर्च एंड रेस्क्यू, इवैक्यूएशन प्रैक्टिसेज़ ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। हमें काफ़ी सारी चीज़ों लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हमारी जो भी लाइफ़लाइन्स हैं, हमारी सड़कें टूट जाएँगी, हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स टूट जाएँगे, उन सबको भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो अलग-अलग जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको किस तरीके से हमें मैनेज करना है, वो सब हमारे रिस्पॉन्स वर्क में आते हैं। रिस्पॉन्स वर्क में जो हमारी जो एजेंसीज़ हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, तो सबसे पहले जो हमारे फायर डिपार्टमेंट के जो नोडल पर्सन्स हैं, वो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में होते हैं और जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में होते हैं, क्योंकि जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में आपदाएँ आती हैं, तो सबसे पहले रिस्पॉन्स वर्क के लिए वही लोग पहुँचते हैं, उन्हीं को किसी भी आपदा से सबसे पहले जूझना पड़ता है। तो इन सबको ध्यान में देते हुए हमें कार्यवाहियाँ करनी होती हैं। रिस्पॉन्स वर्क के बाद जब हमारा डिज़ास्टर वाला फ़ेज़ निकल जाता है, तो उसके बाद हमें रिकवरी फ़ेज़ में आना होता है। रिकवरी फ़ेज़ माने आपदा का फ़ेज़ निकल चुका है, अब हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से दोबारा से पुनर्निर्माण के कार्य करने हैं। संरचनाएँ जो हमारी ध्वस्त हो चुकी थी, टूट गई थी, उनको दोबारा से रिस्टोर करना है, नए निर्माण कार्य करने हैं, शेल्टर होम्स की व्यवस्थाएँ करनी है, शेल्टर कैंप्स की व्यवस्थाएँ करनी है, विद्यालयों में संचालन करना है, किस तरह से जो हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह अगर हमारी बाधित हो चुकी थी, उनको हमें कैसे मैनेज करना है, इन सब चीज़ों को हम रिकवरी फ़ेज़ पर लाते हैं। डिजास्टर्स की अगर हम बात करें, तो ये आज की कोई नई कहानी नहीं है। जब से सृष्टि का जन्म हुआ है, सृष्टि के जन्म से लेकर आज तक हज़ारों, लाखों की संख्या में हम आपदाएँ देखते हैं, समझते हैं और इन्हीं को देखते हुए अगर हम बात करें, तो पिछली कई सारी सभ्यताएँ इस तरीके से समाप्त हो चुकी हैं। सभ्यताएँ चाहे मेसोपोटामियन स्टोरीज़ के रूप में हम देखते हैं, चाहे ग्रीक मेथोडोलॉजी के रूप में देखते हैं, पुराणों के रूप में देखते हैं, बहुत सारी सभ्यताएँ हमारी इसी तरीके से समाप्त हुई हैं। कि चित्रों के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, सूखे की वजह से, अकाल की वजह से, बाढ़ की वजह से कितनी तरीके की त्रासदियाँ हमने झेली और हज़ारों, लाखों की संख्या में लोगों को प्रभावित होते हुए देखा है। डिज़ास्टर्स की अगर पिछले 2 दशकों की हम बात करें, तो भारतवर्ष डिज़ास्टर प्रोन रीजन है पूरे विश्व में और बहुत सारी आपदाओं को आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, समझते रहते हैं और पिछले 2 दशकों में अगर हमने देखा, तो गुजरात अर्थक्वेक 2001 में हमने देखा, सुनामी 2004, बिहार फ्लड 2007,
साइक्लोन एला 2009, लेह क्लाउड बर्स्ट 2010, सिक्किम earthquake 2011, केदारनाथ फ्लैश फ्लड 2013, साइक्लोन हुदहुद 2014, कश्मीर फ्लड 2014, नेपाल earthquake 2015, उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर 2016, सियाचिन ग्लेशियर एवलांच 2017, केरला फ्लड 2018 एंड कर्नाटका फ्लड 2019, जिनकी वजह से हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए और कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में प्रॉपर्टीज का नुकसान भी हमने देखा। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के चक्र के बारे में हमने ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से हमें डिफरेंट फेजेस में हमें कार्यवाहियां करनी होती हैं। अगर हमने ऊपर के जो 2 फेज हैं जिसमें प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन की बात हमने कही, अगर इन दोनों फेजेस में हमने अपनी आपदा की तैयारी बेहतर तरीके से कर ली तो काफी हद तक हम ये देख सकते हैं कि हमें नीचे के रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन वाले फेज में कार्यवाही करने की जरूरतें कम से कम पड़ेंगी। बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे, जैसे डिजास्टर, हैजार्ड, डिजास्टर रिस्क, वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर, कैपेसिटी, डिजास्टर डैमेज, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, प्रिवेंशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी, रेजिलियंस एंड रेस्पॉन्स। डिजास्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आपदाएं आज कोई हमारे लिए कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है। जिस क्षेत्र में भी आबादी है, जिस क्षेत्र में भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से जहाँ पे लोग रहते हैं, वहां पर अगर कोई आपदा प्रभावित होती है, खतरे बहुत सारे हैं और उन खतरों को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो वही आपदा में तब्दील होते हैं। हैजार्ड्स, खतरे, जैसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हजारों की संख्या में हम खतरों को देखते रहते हैं, लेकिन जिन खतरों के बारे में जानकारियां हमें है, जिनके बारे में हमें जानकारियां हैं, उनके बारे में हम सतत तैयारी कर सकते हैं तो हमें उनका प्रभाव भी हम पर नहीं पड़ता और वो आपदा की शक्ल में नहीं तब्दील होते। डिजास्टर रिस्क, जोखिम, बहुत सारे इस तरीके से हैं जब ये खतरे हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, हमारे खतरे हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं समय पर, तो वो जोखिम में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। वल्नरेबिलिटी, संवेदनशीलताएं अलग अलग तरीके से हो सकती हैं, वो भौतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती हैं। अलग अलग व्यक्ति की संवेदनशीलता अलग अलग तरीके से देखी जाती है। एक्सपोजर्स भी अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे कि जो व्यक्ति समृद्ध है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिस व्यक्ति की क्षमता है, तो वो कहीं ना कहीं आपदा की चपेट में आने से बचेगा। डिजास्टर डैमेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिजास्टर में बहुत सारा तरीके का हमें नुकसान देखने को मिलता है, चाहे वो हमारे पुल संरचनाएं हैं, हमारी रोड्स हैं, हमारी इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, हमारी मकान है, हमारी जो खेती हर जो ज़मीनें हैं, वो सब कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से डैमेज, लॉस हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से जब बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंसेस हुए पास्ट में, अगर हम अब उन पर भी नज़र मारें, चाहे वो केदारनाथ एपिसोड अभी 2013 का है, चाहे उत्तरकाशी अर्थक्वेक है, चाहे चमोली अर्थक्वेक है, बहुत सारे इस तरह की आपदाएं हमने देखी हैं जिनमें हमने हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों को मरते हुए देखा है, घायल होते हुए देखा है, प्रभावित होते हुए देखा है और लंबे समय तक इसका कहीं ना कहीं उस डैमेज का असर हमें देखने को मिलता है। और इसका लास्ट में हमें फिर पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट भी करने की जरूरतें पड़ती हैं कि क्या कारण थे जिसकी वजह से ये आपदाएं हुई और किस कारण की वजह से हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। मिटिगेशन, मिटिगेटरी मेजर्स, किस तरीके से तैयारियां हमारी हो सकती हैं, किस तरीके से हम ऐसे सुझाव कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों को हम अपना तैयार कर सकते हैं कि आपदाओं का असर उन पर कम से कम हो, या हमारे स्कूल लेवल पे या स्कूल मेडिकल लेवल पे किस तरीके से हम लोगों को, चाहे वो पीआरआईज लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, हर लेवल पे अगर मिटिगेटरी मेजर्स, प्रिपेयरनेस लेवल हमारा स्ट्रांग रहेगा तो काफ़ी हद तक हम इस डिजास्टर के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तैयारियों का स्तर हमारा किस तरीके का है, रिकंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज हमारी कैसी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम कैसे यूज करें, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज हमारी क्या है, बिल्डिंग कोड्स का हमने पालन किया है या नहीं किया है, रिकवरी, किस तरीके से हम वापस पुराने फॉर्म में हम दोबारा से चीज़ों को, संरचनाओं को वापस लेके आ सकते हैं, रेजिलियंस, हमारी अपनी क्षमताएं क्या क्या हैं उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रेस्पॉन्स, किस तरीके से हम रेस्पॉन्स करेंगे, आपदा आएगी, हमें मालूम है कि भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य हमारा जोन 4 एंड जोन 5 में आता है। हमारे कुछ जनपद ऐसे हैं जो कि जोन 4 में आते हैं, कुछ जनपद हमारे जोन 5 में आते हैं और कुछ जनपद ऐसे हैं जो कि जोन 4 और जोन 5 दोनों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हम इस नज़रिए से देखें कि जोन 5 में जो जनपद होंगे वही बहुत ज़्यादा संवेदनशील होंगे, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जहाँ जोन 4 में जहाँ पॉपुलेशन का जो दायरा है वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उस नज़रिए से हमें देखने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होंगी। मिटिगेशन,
और प्रिपेयरनेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बिफोर डिजास्टर हमें सब कुछ प्लानिंग फॉर्म में लेके आना पड़ता है. डेवलपमेंट, प्रिवेंटिव laws, regulations, implementation of the advanced codes and standards for the development of construction techniques, establish zoning techniques requirements, busy insurance, contracts, barriers, construct barriers, एंड प्रिपेयरनेस में स्टॉक, डिजास्टर सप्लाई किट, क्या क्या हमारे पास हैं उनको हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें रहेंगी. सप्लाई चेन हमें मेंटेन करनी होती है, उसको हमें देखने की ज़रूरतें रहेंगी. डेवलप मल्टीलेटरल arrangements and plans, train response personals and concerned citizens. जैसे बहुत सारे लेवल पे हमें लोगों को तैयार करना पड़ेगा. कम्युनिटी के लोगों को भी, एनजीओ के लोगों को भी, हमें स्कूल लोगों को, स्कूल में सभी को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को सेंसिटाइज करना पड़ेगा. जिस तरीके से अगर हम देखते हैं जापान और चाइना में प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे वो लोग प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेटरी मेजर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. जिस लिहाज से वहाँ पर आए दिन बहुत सारी आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन उनका रेस्पॉन्स या प्रिपेयरनेस लेवल इतना हाई है. नर्सरी लेवल से क्लास 5 तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से भूकंप के समय क्या करना है और क्या नहीं करना. इतनी अगर हमारी प्लानिंग अगर हमारी हो जाएगी, हमारी प्रिपेयरनेस लेवल अगर इस तरीके से हो जाए, हमारे प्रिपेयरनेस अगर शेल्टर एंड बैकअप फैसिलिटीज़ के रूप में अगर हमारी स्ट्रांग हो जाए, तो काफ़ी हद तक हमें रेस्पॉन्स एंड रिकवरी वर्क में काम करने की ज़रूरतें पड़ेंगी ही नहीं. अगर हम रेस्पॉन्स वर्क पे बात करते हैं तो सर्च, रेस्क्यू, आइडेंटिटी affected peoples, identify affected peoples, assemble initial damage, provide first aid and humanitarian assistance, open and मैनेज शेल्टर्स, ये सब हमारे रेस्पॉन्स वर्क में आते हैं. उसमें हमारे रेस्पॉन्स टीम के रूप में एनडीआरएफ पर्सनल्स, एसडीआरएफ पर्सनल्स, फर्स्ट एड रेस्पॉन्सर्स, हमारे मेडिकल टीम प्रोफेशनल्स, हमारे पुलिस प्रोफेशनल्स, होम गार्ड्स, सीआरपीएफ, आर्मी प्रोफेशनल्स, सभी हमारे रेस्पॉन्स टीम के रूप में रहते हैं. रिकवरी की बात अगर हम करते हैं तो जिस समय कई आपदाएं आती हैं तो उसके बाद हमें डेब्रिज रिमूवल का काम भी करना पड़ता है, डैमेज असेसमेंट भी हमें करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पे काम करना होता है, रिस्टोर द लाइवलीहुड एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पे भी कार्य करना होता है. मिटिगेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिटिगेशन दो तरीके से हम देख सकते हैं. स्ट्रक्चरल मिटिगेशन भी हो सकता है और नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन भी हो सकता है. जोखिम की तैयारी करना, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स विच रिड्यूस इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स लाइक डैम कंस्ट्रक्शन, रिवर एम्बैंकमेंट एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज की प्रैक्टिसेस करना, ये सब हमारे मिटिगेटरी मेजर्स स्ट्रक्चरल मिटिगेशन में आते हैं. नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशंस में अगर हम बात करें तो पॉलिसी डिजाइन करना, प्रैक्टिसेस परफॉर्म करना which raise awareness, development to reduce the earthquake and structural disabilities. Disaster mitigation includes reviewing building codes. अगर हमें मिटिगेटरी मेजर्स पे बात करना है तो हमें कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में हमारे बिल्डिंग कोड्स हैं उनको लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं. जोनिंग एंड लैंड यूज मैनेजमेंट एंड प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं. रिव्यूइंग द बिल्डिंग यूज रेगुलेशंस एंड सेफ्टी कोड्स. जैसे आज के समय में अगर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का सपना है कि वो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज को करता है, अपने मकान बनाता है, स्कूल्स भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग रेगुलेशन प्रैक्टिसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं. पब्लिक अवेयरनेस हमें जनरेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं. प्रिपेयरनेस में इमरजेंसी एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग्स के थ्रू, वार्निंग्स डिसमिनेशन के थ्रू, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स के थ्रू, इवैक्यूएशन प्लान्स एंड ट्रेनिंग्स के थ्रू, रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर इमरजेंसी एंड पर्सनल्स कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो भी हमारा रिसोर्स इन्वेंट्रीज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान के अंतर्गत भी कहा जाता है कि हमें पूरा का पूरा पर्सनल्स का कॉन्टैक्ट नंबर, नोडल ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स, जो हमारे सब नोडल ऑफिसर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, हमारे कहाँ कहाँ पे रिसोर्स इन्वेंट्रीज हैं, हमारे एम्बुलेंसेज कहाँ हैं, हमारे गोडाउन्स कहाँ हैं, कहाँ हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, उन सब की एक ताना बाना हमें उस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं. इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ प्रिपेयरनेस में अगर हम बात करते हैं तो उसमें डेवलप एंड टेस्ट वार्निंग सिस्टम्स रेगुलरली एंड प्लान मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग अ डिजास्टर एरिया period to minimize the potential life loss and physical damage, and educate and train officials and population at the rise to respond to the disaster. Train first aid professionals and emergency response teams. अलग अलग तरीके से हमें लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है. Establish emergency response policies, standards, organizational arrangements and operational plans to be followed by the emergency workers and to the response
एंटाइटीज आफ्टर अ डिजास्टर, इन सबको भी हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। रेस्पॉन्स वर्क में एम ऑफ द डिजास्टर रेस्पॉन्स में इवैक्यूएशन, एडमिनिस्ट्रेटिंग फर्स्ट एड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अफेक्टेड पीपल टू हॉस्पिटल्स, रेस्क्यू वर्क, डिस्कस द रेस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। अभी लास्ट पिछले डेकेड्स की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो कितनी सारे इंसिडेंसेस हमारे उत्तराखंड में ही इस तरीके से हुई है, जहाँ पे हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे पूरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स वर्क किया गया और समय रहते लोगों को वहाँ पर निकालने का कार्यवाही भी की गई और एक अच्छा परिणाम यही रहा कि हमने ज़्यादा लोगों को इस तरीके से हताहत होते हुए नहीं देखा। रिकवरी का एम ऑफ द रिकवरी फ्रॉम डिजास्टर्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो अर्ली रिकवरी, मीडियम टर्म रिकवरी एंड लॉन्ग टर्म रिकवरी की प्लानिंग की बात की जाती है। क्योंकि आपदा जिस समय आ जाती है, जिस समय हमारे सारे मकान खत्म हो गए, हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, हमारे स्कूल्स डैमेज हो गए, हमारी मेडिकल सप्लाईज सब खत्म हो गई, तो उस समय हमें अलग अलग फेजेस में हमें काम करने होते हैं। कुछ आपदाएं ऐसी होती है जिसको हमें विद इन 1 वीक में हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कुछ आपदाएं ऐसी होती है जिसको 1 महीने तक भी हमें काम करते रहना पड़ता है। कुछ ऐसा भी फेज होता है जिसमें हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से 6 महीना, साल भर, 6 साल तक भी हमें रिकवरी वर्क करने पड़ते हैं। बिफोर डूइंग एनी असेसमेंट इन अ डिजास्टर सिचुएशन व्हाट वी नीड टू डू, ये भी हमें सोचने की, तय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। क्योंकि आज के समय में, आज के दौर में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई भी अगर आपदा आती है तो उसके बाद उसके जो लेसन हैं उसको भी हम देखें, उसको हम समझें, क्या हमने छोड़ा, क्या हमने सीखा। कई हमारे लेसन हमें मिले होंगे उन आपदाओं से। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट करने की आवश्यकताएं भी हमें पड़ती है। अभी रिसेंटली जोशीमठ में जो आपदा हुई उसमें लैंड सब्सिडेंस के इंसिडेंट्स आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मीडिया क्लिपिंग्स के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ उसके बाद पूरे के पूरे नेशनल कमेटीज़ के माध्यम से, सेंट्रल टीम्स की गठन के बाद पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट किया गया और काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों को मदद दी गई। वहाँ पर लोगों के असेसमेंट के बाद उनके लिए नए तरीके से प्री फैब्रिकेटेड टेक्निक के आधार पर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस शुरू की गई और उनके लिए मकान के निर्माण कार्य किया गया अलग अलग लोकेशंस पर। अब हमारे साथ में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट डू वी नीड टू नो एंड व्हाई डू वी नीड टू नो, हाउ कैन वी नो। ये सब हमें क्वेश्चंस को रेज करने की जरूरतें हैं असेसमेंट के समय। डिजास्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें से कोई भी नहीं समझ सकता कि कब आएगा भूकंप, आएगा तो कब आएगा, रात में आएगा, दिन में आएगा, लैंडस्लाइड होगा। लैंडस्लाइड के बारे में एक बार हम फिर भी कह सकते हैं क्योंकि कुछ न कुछ साइन इंडिकेटर्स हमें मिलते रहते हैं, लेकिन भूकंप के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते कि रात में होगा, दिन में होगा, उसका क्या परिमाण होगा, किस रिक्टर स्केल पर वो आएगा, कहाँ होगा, कौन कितने हताहत होंगे। अगर भूकंप का ही अगर हम दायरा लें तो दिन के समय अगर भूकंप आता है तो एक बार को हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमें बचाव के उपाय मिल सकते हैं, हम खुले स्थान में जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन रात के समय में ही अगर वो भूकंप आता है तो हम अपने ही घर में कई बार अपने लिए जाल बनाए रखते हैं, क्योंकि हमारा जो रहने का तरीका है, हमारा रहने का अरेंजमेंट्स है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस तरीके से भूकंप सुरक्षित मानकों के आधार पर नहीं बनाया है। लोगों को नहीं सिखाया है कि भूकंप के समय क्या करना है, कहाँ प्रिकॉशंस लेकर जाना है, किस तरीके से निकल कर जाना होगा। अगर हम डिजास्टर्स की अलग अलग वर्ड टू वर्ड अगर हम बात करते हैं तो डी फॉर डिजास्टर में डेवलपमेंट, विकास, उन्नति भी लेके आता है पॉजिटिव अप्रोचेस में। इनोवेशन फॉर नवीनता, सफिशिएंसी, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बहुत सारे संसाधन जुड़ जाते हैं, मात्रा हमें फाइनेंशियल एड की भी हमें कमी नहीं रहती क्योंकि कई सारे सेक्टर्स के लोग हमें मदद करने के लिए आते हैं। अवेयरनेस जनरेट हो जाती है, लोग जानने समझने लग जाते हैं। जब कोई एक आपदा आती है, जैसे अभी केदारनाथ इंसिडेंट ही हुआ था, तो उसके बाद काफ़ी हद तक लोगों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां करना शुरू कर दिया था। एस फॉर सस्टेनेबल, निरंतरता, फिर उसके हिसाब से हम लोग सोचने लग जाते हैं। टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एक नए तरीके से उस क्षेत्र विकास को देखने को हमें मिलता है। ई फॉर एफिशिएंस, सफल दक्ष रूप में हम आपदा प्रबंधन की बात करने लग जाते हैं। आर फॉर रेस्पॉन्सिबल, फिर कहीं ना कहीं एक उत्तरदायी व्यक्तित्व हम लोग निकल कर आता है। विश्वसनीयता हमारी बढ़ जाती है, हमारी स्टेट ऑफिशियल्स के ऊपर हमारी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम पॉजिटिव अप्रोच की बात करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक नेगेटिव अप्रोच पे भी अगर हम बात करते हैं तो डी फॉर डैमेज, क्षति, आई फॉर इंटीग्रेट, कुचक्र का एक ताबड़तोड़ स्थिति हमें देखने को मिलती है। एस फॉर सोर, चिड़चिड़ा करना। ए फॉर अवेशन, विस्मित कर देता है चारों तरफ से। एस फॉर शॉकिंग, आघात। टी फॉर ट्रॉमेटिक, मानसिक वेदना देने वाला, चारों तरफ एक माहौल बन जाता है। ई फॉर इरेटिक, मतवाला बना देने वाला।
आर फॉर रिमर्सफुल, निर्दयी, चारों तरफ निर्दयी माहौल हमें देखने को मिलता है। जो एक अच्छा काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके व्यवहार में भी, स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। अगर हम देखते हैं, हमने कई सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस को भी अगर हमने शेयर किया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के प्रोफेशनल से जब बातचीत करते हैं, तो जब लगातार लंबे समय तक हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपदा के कुचक्र का असर उनकी कार्यवाही पर, उनके मानसिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपदा के समय अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग तरीके से होती हैं, चाहे वो एज के हिसाब से है, जेंडर के हिसाब से है, फैमिली कंपोजिशन के हिसाब से है, कल्चरल, एथनिक, रेडियल बैकग्राउंड्स के हिसाब से अगर हम बात करें, लेवल ऑफ एक्सपोजर टू द डिजास्टर, लॉस ऑफ पोजेशंस, प्री डिजास्टर स्ट्रेस, कंसर्न विद द अदर ड्यूरिंग डिजास्टर स्ट्रेस, मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, लर्निंग्स, इन सब का भी कहीं ना कहीं असर हमें देखने को बहुत मिलता है। डिजास्टर्स के अलग अलग सिनेरियोज हम देख सकते हैं अलग अलग चित्रों के माध्यम से। केदारनाथ डिजास्टर से पहले की स्थिति और आपदा के बाद की स्थिति हम लोग सब जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि केदारनाथ का जो इंसिडेंट हुआ था वो वाकई में क्या एक से प्राकृतिक आपदा ही था या मानवकृत आपदा भी था, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे मन में विचार आता है कि ये प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा मानवकृत आपदाओं की शक्ल में हमने उसको ज़्यादा तब्दील किया था। क्योंकि जहाँ पर नदी का पूर्व में प्रवाह हुआ करता था, उस रास्ते पर तो हमने अनचाहे तरीके से इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट कर लिया, चारों तरफ हमने नदी के किनारे किनारे बस्ती बसा दी, रिजॉर्ट्स बना दिए, होटल्स बना दिए, लोगों के रहने के मकान बना दिए, ऑफिशियल बिल्डिंग्स बना दी। तो कहीं ना कहीं नदी ने तो अपने रास्ते से निकलना ही था। जब पानी नदी के आवेग से ज़्यादा बढ़कर आ गया, क्योंकि जब वहाँ पे जो गांधी सरोवर जो डैम था उसका ब्रीच हुआ, तो उसके बाद पूरा का पूरा पानी निकल के आया, तो सारी नदियाँ अपने आवेग से बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बह रही थी, जिसकी वजह से हमने उसका तांडव देखा और जो कह सकते हैं कि संकट ने अपना प्रलयंकर रूप सामने रखा। इसी तरीके से फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट से 2016 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप इस तरह की आपदाओं में भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे इंसिडेंट्स जिसमें हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। WHO के अकॉर्डिंगली डिजास्टर की एक परिभाषा दी गई है, एनी occurrence that cause damage, ecological disruption, loss of human life, deterioration of the health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected area। मानी कि ऐसा कोई नुकसान, ऐसा कोई आर्थिक हानि या ऐसा कोई हमारी मानवीय हानि या हमारे पर्यावरण को नुकसान या हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को नुकसान इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर कहीं पे हो जाए जिसमें हमें बाहरी सहायता की जरूरत पड़ रही है, तो वो आपदा की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से भी एक परिभाषा दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग मीन्स अ कैटास्ट्रॉफ, मिसहैप, कैलेमिटी और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेज और बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस which results in substantial loss of life or human sufferings or damage to and destruction of property or damage to and degradation of the environment, and it's of such a nature or and magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area। मानी इस तरीके की परिस्थिति जिसमें चारों तरफ से नकारात्मक भरी हो, एक कब्रगाह टाइप की स्थिति बन जाए, चाहे वो पर्यावरणीय कारणों से है, चाहे वो मानवीय कारण से है, चाहे वो हमारी लापरवाही की वजह से है, किसी दुर्घटना की वजह से है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानो माल का नुकसान हो, पार्थिकी को नुकसान हो, पर्यावरण को नुकसान हो, हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान हो, और चारों तरफ से इस तरीके इतने हाई लेवल पे वो कैपेसिटी बढ़ जाए कि हमारी जो कम्युनिटी की, जो लोकल कम्युनिटी है, उसकी कोपिंग कैपेसिटी से वो बाहर हो, तो उसे डिजास्टर की संज्ञा में लाया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स की अगर हम बात करें तो आपदा के बाद क्या क्या नुकसान होते हैं? लॉस ऑफ लाइव्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेज टू लाइवलीहुड, इकोनॉमिक लॉस, एनवायरमेंटल डैमेज, फ्लोरा एंड फॉना, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आफ्टर डिजास्टर। अब इनकी अगर हम जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं, हैजर्ड्स, एनी फिनोमिना दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज द डिस्ट्रप्शन और डैमेज टू पीपल एंड द एनवायरमेंट, जो हमारे पर्यावरण को, हमारे लोगों को, हमारे पर्यावरण के साथ साथ पशुओं को, जानो माल का सभी तरीके का नुकसान करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे खतरे इस तरीके से बढ़कर आ जाते हैं, तो वो खतरे की श्रेणी में आता है। When hazards involves elements of risk, vulnerability and capacity, they can turn into disaster। खतरे के साथ साथ जब जोखिम भी बढ़ जाता है, जुड़ जाता है, और संवेदनशीलताएं
भी जुड़ जाती हैं, और कैपेसिटी यानी क्षमताएं, हमारी क्षमता उस लायक नहीं है, तो वो डिजास्टर में तब्दील होता है। हैजार्ड्स में बी इनएविटेबल बट डिजास्टर कैन बी प्रिवेंटेड। खतरे तो बहुत सारे हैं, उनको हम कई खतरों को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम आपदाओं को बढ़ने से रोक सकते हैं अगर हमारी तैयारी का स्तर अच्छा होगा। A process, phenomena, or activity that may cause loss of life, injury, or other health impacts, property damage, social and economic disruption, or environmental degradation. ये हमारे हैजार्ड की कैटेगरी में आता है। हैजार्ड में भी नेचुरल और में भी एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर। सीरियस डिस्ट्रप्शन की कैटेगरी में आते हैं, अलग अलग तरीके से और किस तरीके से डिजास्टर का एक्सपोजर, वर्नेबिलिटी और कैपेसिटीज के मिलने से नुकसान हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, रिस्क, द पोटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ, injuries or destroyed damaged assets which could occur to a system, society or community in a specific period of time. Determine probability as a function of hazard, exposure, vulnerability and capacity. किस तरीके से खतरा हमारे साथ हमेशा बना हुआ रहता है, लेकिन जिस खतरे से हमारी तैयारी का स्तर बढ़ा हुआ होगा, हम सुदृढ़ होंगे, हम तैयार होंगे, तो हमें उन खतरे की वजह से या हमें उस जोखिम की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। खतरे तो हजारों हैं, लेकिन उनसे हमारी संवेदनशीलताएं किस तरीके से हैं, उसको हमें सोचने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हमारे वल्नरेबिलिटी को काउंट करते हैं, which increases susceptibility of an individual, a community or system is to be the impact of disaster. Thank you very much.